सूर्यगढ़ का साम्राज्य अपनी समृद्धि, शौर्य और न्यायप्रिय शासन के लिए दूर दूर तक विख्यात था। महाराजा विक्रम सेन एक प्रतापी और कुशल शासक थे, जिनकी कीर्ति दिगंत में फैली हुई थी। महारानी सुगंधा अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय थी। वर्षों के सुखी वैवाहिक जीवन के पश्चात भी राजमहल में किलकारियां की गूंज का अभाव था। राजा रानी और समस्त प्रजा एक उत्तराधिकारी की कामना में दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते थे। अनेक मन्नतों और यज्ञों के उपरांत आखिरकार वह शुभ घड़ी आई जब महारानी सुगंधा ने गर्भ धारण किया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। ज्योतिषी बुलाए गए, भविष्यवाणियां की गई। सभी ने एक स्वर में कहा कि आने वाला शिशु सूर्यगढ़ के भविष्य को और भी उज्जवल करेगा। वह पराक्रमी और यशस्वी होगा। महाराज विक्रम सेन की खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने राजकोष के द्वार खोल दिए, गरीबों को दान दिया गया, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। हर कोई बस उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब सूर्यगढ़ को उसकी भावी सम्राट मिलेगा। 9 महीने पलक झपकते ही बीत गए। प्रसव पीड़ा जब चरम पर था तब राजमहल के कोने में धड़कनें थमी हुई थी। दाइयां और राजवैद्य महारानी के कक्ष में व्यस्त थे और बाहर महाराज विक्रम बेचैनी से टहल रहे थे। घंटों की पीड़ा के बाद अंततः एक शिशु का रुदन कक्ष से बाहर आया। महाराज के चेहरे पर आशा की किरण फैल गई। एक अनुभवी दाई कांपती हुई आई। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। महाराज, वह हिचकिचाते हुए बोली, बधाई हो, पुत्री हुई है। पुत्री? महाराज विक्रम सेन के मुख से अनियास निकला। उनके चेहरे पर छाई आशा की चमक क्षण भर भी निराशा की कालिमा में बदल गई। वे एक पुत्र की अपने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक युवराज की उम्मीद कर रहे थे। पुत्री का जन्म उनके लिए एक आघात जैसा था। वे बिना कुछ कहे भारी कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। अंदर महारानी सुगंधा प्रसव पीड़ा से शिथिल अपनी नवजात शिशु को निहार रही थी। वह चांद सी सुंदर थी। घनी काली पलकें, गुलाबी होठ और सुनहरे बालों की हल्की आंखों से हल्की लकीरें माथे पर। महारानी ने उसे छाती से लगाया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरी तारा, उन्होंने फुसलाकर कहा, आकाश के तारे की तरह चमकना तुम। किंतु उनकी यह खुशी अकाल्पनिक थी। कुछ ही दिनों में महारानी की स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। प्रसव के बाद उन्हें तीव्र ज्वर ने घेर लिया और कोई भी औषधि काम न आई। राजवैद्यों ने अपने सारे प्रयास कर डाले पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपनी नन्ही सी बेटी को जन्म देने के 15वें दिन बाद ही महारानी सुगंधा स्वर्ग धार गई। पूरे सूर्यगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई। महाराज विक्रम सेन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। अपने पुत्र की जगह अपनी पुत्री का जन्मा और अपनी प्रिय पत्नी का वियोग, उनके मन में यह बात घर कर गई कि पुत्री ही अपशकुनी है। उसी के कारण उनकी माता उनकी पत्नी उनसे छिन गई। उन्होंने उस नन्ही सी जान की ओर देखना भी बंद कर दिया। उसका नामकरण भी बड़ी सादगी से बिना किसी उत्साह के कर दिया गया, तारा। एक ऐसा नाम जो महारानी ने उसे दिया था, पर अब वह महाराजा के लिए किसी चुभते हुए कांटे से कम न था। महारानी तारा का लालन पालन दाई और सेवकाओं के भरोसे होने लगा। महल में उसके लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी, सिवाय पिता के स्नेह के। महाराज विक्रम सेन अपने राजकीय कार्यों में स्वयं को इतना व्यस्त कर लेते थे कि उन्हें तारा का ध्यान ही नहीं रहता। कभी कभार यदि उसका सामना हो भी जाता तो वे उदासीनता से मुंह फेर लेते। तारा की मासूम आंखें अपने पिता के चेहरे पर स्नेह की एक झलक पानी को तरसती रहती, पर उन्हें मिलती तो बस उपेक्षा और कभी कभी हल्की सी झुंझलाहट। महल के अन्य सदस्य महाराज का रुख देखकर राजकुमारी तारा से एक निश्चित दूरी बनाए रखते। कोई उससे अनावश्यक बात न करता, नहीं कोई उसके साथ खेलता। वो अपने ही महल में एक अजनबी की तरफ बड़ी हो रही थी। उसकी एकमात्र संगी थी उसकी मुख्य धाई माँ कमला। कमला एक स्नेह में स्त्री थी और महारानी सुगंधा की दूर की रिश्तेदार थी। वह तारा को अपनी बेटी की तरह प्यार करती, उसे कहानियाँ सुनाती, उसे बहलाती। कमला के स्नेहिल अंचल में ही तारा को कुछ सुकून मिलता था। जैसे जैसे तारा बड़ी होती गई, उसे अपने प्रति अपने पिता और महल के अन्य लोगों के व्यवहार का बोध होने लगा। वह देखती कि कैसे दरबारियों के बच्चों को उनके पिता प्यार करते, कैसे उन्हें घोड़े पर बिठाकर घुमाते, पर उसके पिता तो उसकी ओर देखते तक नहीं। 5 वर्ष की होते होते यह समझने लगी कि वह एक अनचाही औलाद है। उसके बाल सुलभ मन पर इस सत्य का गहरा आघात लगता है। वह अक्सर महल की किसी
सुनसान कोने में या बगीचे के सबसे पिछले हिस्से में अकेली बैठकर रोती रहती थी। कमला उसे समझाती, राजकुमारी जी आप दुखी ना हो, महाराज आपसे नाराज नहीं, बस महारानी जी के जाने के गम से उबर नहीं पाए हैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर तारा जानती थी कि यह सिर्फ उसे बहलाने की बातें हैं। तारा की शिक्षा के लिए एक वृद्ध आचार्य गुरु बृहस्पति को नियुक्त किया गया। गुरु बृहस्पति ज्ञानी और अनुभवी थे, किंतु ये भी महाराज के संकेतों को समझते थे। उन्होंने तारा को शस्त्र, राजनीतिक, इतिहास और युद्ध कला की औपचारिक शिक्षा तो दी, पर उनके व्यवहार में भी एक रूखापन और दूरी बनी रही। तारा कुशाग्र बुद्धि की थी और जो भी पढ़ती उसे जल्द ही आत्मसात कर लेती। उसे शास्त्रों से अधिक शास्त्रों में रुचि थी। वह घंटों पुस्तकालय में बैठकर प्राचीन ग्रंथ पढ़ती। कहानियों में वे ऐसे नायकों और नायिकाओं को पाती जो विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर विजयी होते थे। ये कहानियाँ उसे एक अन्य कई शक्तियाँ देती थी। महल के बगीचे का एक उपेक्षित कोना उसका प्रिय स्थान बन गया था। वहाँ जंगली फूल खिलते थे और रंग बिरंगी तितलियाँ मंडराती थी। उसने वहाँ अपने हाथों से कुछ पौधे लगाते थे और उनकी देखभाल करती थी। प्रकृति ही उसकी सच्ची सखी थी और पेड़ों से, फूलों से और कभी कभी वहाँ के आने वाले खरगोश और गिलहरियों से बातें करती। अब एक दिन जब वह लगभग 10 बरस की थी, महल में किसी उत्सव की तैयारी चल रही थी। शायद किसी पड़ोसी राज्य के राजकुमार का आगमन होने वाला था। पूरा महल सजाया जा रहा था। संगीत और हास्य की ध्वनियाँ गूंज रही थी। तारा अपने कक्ष की खिड़की से सब देख रही थी। उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी इन तैयारियों में भाग ले, नए वस्त्र पहने, अन्य राजकुमारियों की तरह सजे संवरे। वह दही पांव कमला के पास गई। हाय माँ, क्या मैं भी आज शाम के समारोह में जा सकती हूँ? कमला का चेहरा उतर गया। राजकुमारी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप आराम करें तो बेहतर होगा। तारा जानती थी कि यह बहाना है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। क्यों धाई माँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि किसी समारोह में भी नहीं जा सकती? कमला उसे गले से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। पर महाराज, वह आगे कुछ कह पाती, कुछ कह न सकी। तारा समझ गई। वह चुपचाप अपने कक्ष में लौट आई और खिड़की के पास बैठकर देर तक बाहर की चहल पहल देखती रही। आज उससे अपने अकेलेपन का एहसास पहले से कहीं अधिक तीव्रता से हो रहा था। समय बीतता गया। तारा अब 16 बरस की एक अद्भुत सुंदर ज्योति बन चुकी थी। उपेक्षा और अकेलापन ने उसे अंतर्मुखी और गंभीर बना दिया था, किंतु उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज और बुद्धि की चमक थी। उसका ज्ञान किसी भी राजपुरुष से कम न थी और उसकी संवेदनशीलता उसे आम प्रजा के दुख दर्द को समझने में मदद करती थी। उसने कामना से घरेलू उपचार और जड़ी बूटियों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था और अक्सर गुप्त रूप से महल के बीमार सेवकों की मदद किया करती थी। महाराज विक्रमसेन अब भी उससे वैसा ही उदासीन थे। वे अब उसके विवाह के बारे में सोचने लगे थे ताकि इस बोझ से मुक्ति मिल सके। उनके लिए तारा का अस्तित्व महारानी सुगंधा की मृत्यु और एक पुत्र न होने की कसक से जुड़ा हुआ था। वे कभी यह नहीं देख पाए कि उनकी बेटी कितनी असाधारण प्रतिभाओं की धनी है। एक शाम तारा अपने प्रिय बगीचे के कोने में बैठी एक पुरानी पोथी पढ़ रही थी। तभी उसने कुछ ससराहट सुनी। 2 वरिष्ठ मंत्री आपस में धीमे स्वर में बातें करते हुए उधर से गुजर रहे थे। वे शायद उसे देख नहीं पाए थे। एक मंत्री कह रहा था, महाराज ने पड़ोसी राज्य के मगध के युवराज के साथ राजकुमारी तारा के विवाह का प्रस्ताव लगभग स्वीकार कर लिया है। युवराज वीर प्रताप अपनी क्रूरता और विलासिता के लिए विख्यात है। दूसरे मंत्री ने सम्मति में सिर हिलाया। हाँ, मैंने तो सुना तो मैंने भी है, पर महाराज केवल इस बात से मतलब है कि राजकुमारी का विवाह शीघ्र हो जाए, चाहे वर कैसा भी हो। सूर्यगढ़ और मगध के बीच इस संबंध से राजनीतिक लाभ भी है। उसके बाद सुनकर तारा के पैर तले जमीन खिसक गई। क्या उसके पिता सचमुच इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि उसे ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दे? उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जानती थी कि उसका भाग्य उनके हाथों में नहीं है। फिर क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? उसके अंदर वर्षों से दबा हुआ स्वाभिमान और जीवन जीने की इच्छा अंगड़ाई रहने लगी। उसने पोथी बंद की। उसकी आंखों में अब आंसू की जगह एक दृढ़ संकल्प की चमक थी। वह एक अनचाही औलाद हो सकती है, पर वह कमजोर नहीं है। उसे अपने भाग को लिखना होगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। सूर्यगढ़ की उपेक्षित राजकुमारी के मन में विद्रोह का पहला बीज अंकुरित हो चुका था। यहाँ पहला भाग समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें।